आज से 6.5 करोड़ साल पहले हमारी धरती कुछ ऐसी दिखती थी। जिस जगह आप बैठे हैं उस जगह डायनासोर्स खेला करते थे। यहाँ तक कि पानी की गहराई से लेकर आसमान की चोटी तक 1 लाख किलो वजनीय जीव से लेकर 4 हाथियों जितने भारी पक्षी तक चारों ओर सिर्फ इन्हीं का राज था। लेकिन फिर डायनासोर्स के साथ हुआ क्या जिसने एक पल में ही सब बदल कर रख दिया? और आखिर हमारे पूर्वज ही जिंदा क्यों बच पाए? और जो इतने सालों से आप डायनासोर्स के बारे में सुनते आ रहे हो वो गलत तो नहीं है? आइए आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। आइए समय में थोड़ा सा पीछे चलते हैं। उस वक्त धरती पर ऑक्सीजन ज्यादा होने की वजह से 30 से 35 माले जितने ऊंचे पेड़ आम हुआ करते थे और इसमें रहते थे डायनासोर्स। ये है 8 माले जितना ऊंचा अर्जेंटोसॉरस। ये एक दिन में कई जंगल चर जाया करते थे। ये है चूने के रेगिस्तान जहाँ पर लाखों सालों से बारिश नहीं हुई, पर यहाँ पर भी इनका बोलबाला है। और ये है हमारा भारत जो एशिया की तरफ बढ़ रहा है। इस समय भारत की जमीन लावा से भरी हुई है और यहाँ पाए जाते थे राजासौरस। अब यहाँ का मंजर थोड़ा सा अलग है। यहाँ 7 बस जितने लंबे जीव से लेकर एक इंसान जितना बड़ा केकड़ा तक पाया जाता था। और अगर बाहर निकल कर देखें तो कई किलोमीटर लंबे अमेरिकी रेगिस्तान में पाए जाते थे टाइटेनोसॉरस। 30 हाथियों जितने भारी और 8 मंजिला से भी ज्यादा ऊंची ये जीव आज यहाँ बच्चे पैदा करने इकट्ठे हुए हैं। दिन रोज की तरह ही बीत रहा है, लेकिन इन डायनासोर्स को नहीं पता था कि ये दिन धरती पर इनका आखिरी दिन होने वाला है। दरअसल मार्स और जुपिटर के बीच में बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स हमारे सूरज का चक्कर लगा रहे हैं। इस जगह को हम एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं। अंत से 10 करोड़ साल पहले 2 बड़े एस्ट्रॉइड्स में टकराव होता है। उसी एस्ट्रॉइड का एक टुकड़ा टूटकर धरती की तरफ बढ़ने लगता है। इसके बहुत सारे टुकड़े मून पर भी गिरते हैं, लेकिन स्पीड ज्यादा होने की वजह से मून का ग्रेविटेशनल पुल इसे रोक नहीं पाता और ये हमारी धरती के और करीब आ जाता है। जैसे ही ये धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, फ्रिक्शन की वजह से इसमें आग लग जाती है। इस समय धरती पर रात के 1:30 बज रहे थे, लेकिन टकराव से ठीक 4 मिनट पहले सुबह हो जाती है और 80,000 किलोमीटर की तीव्र गति से ये धरती से आकर टकरा जाता है। और इसकी रोशनी इतनी ज्यादा थी कि आसपास के जीव तो देखने से ही अंधे हो गए। पानी टकराव से पहले ही सूख गया और जब ये एस्ट्रॉइड धरती की सरफेस से टकराया तो उससे जो ऊर्जा निकली वो आज के 10 करोड़ परमाणु बम से भी ज्यादा है। और इस धमाके से निकली 6000 डिग्री सेल्सियस की गर्मी ने आसपास के जानवरों को तुरंत ही भाप में बदल दिया। 150 किलोमीटर के दायरे की जमीन अंतरिक्ष तक पहुंच गई। और ये बात याद रखिए, अभी सिर्फ 5 सेकंड बीता है। इस धमाके से जन्मी झटके की लहर 550 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ी, जिसने पत्थरों को गोले की रफ्तार से उड़ाना शुरू कर दिया। आसपास की नदियां उल्टा बहने लगी, जंगल के पेड़ नीचे गिरने लगे और पहाड़ों ने अपना दम तोड़ना शुरू कर दिया। और इसके कुछ ही सेकंड बाद आई गर्मी की लहर ने उड़ते हुए पत्थरों को पिघलाकर लावा में बदल दिया। संपर्क में आने वाला पानी भाप बन रहा था। पलक झपकाते ही जंगल सूखने लगे, समुद्र में उबाल आना शुरू हो गई और जानवरों का शरीर जलने लगा। और ये तो बस शुरुआत है। टकराव से हजारों टन मलबा अंतरिक्ष में पहुंचा था, जो कि गुरुत्वाकर्षण की वजह से वापस पृथ्वी पर बरसने लगे। इनमें भी आग लग रही थी और ये पत्थर जहां गिर रहे थे वहां कई किलोमीटर तक तबाही हो रही थी। इस विनाश ने धरती को अंदर से हिला कर रख दिया था, जिसकी वजह से धरती पर जल्द ही भूकंप आने शुरू हो गए। भूकंप की तीव्रता ज्यादा थी, इसीलिए समुद्र के जमीन पर बैठे रेत से समुद्र का पानी मिलने लगा, जिसकी वजह से वहां मौजूद जीवों को घुटन महसूस होने लगी और उनकी मौत का भी सिलसिला शुरू हुआ। अभी सिर्फ 5 मिनट बीते हैं और बाहर मौजूद जानवरों में भगदड़
शुरू हो गई है। घटना स्थल पर पैदा हुई गर्म धूल और मिट्टी तेजी से आगे बढ़ रही थी। बादलों में धूल भरने की वजह से जमीन पर बिजली गिरने लगी और इस तूफान के बीच आने वाले हजारों टन वजनीय जानवर और पेड़ हवा में उड़ रहे थे। कुछ ही देर में ये तूफान अफ्रीका तक पहुंच गया और अब उसके चूने के रेगिस्तान इन तूफान से मिलकर बादलों में पहुंच रहे थे, जिसकी वजह से बादल जहरीले होने लगे और इसके पीछे टकराव ने समुद्र के पानी को बादलों से भी ऊंचा उठाना शुरू कर दिया था, जिससे गर्म पानी की बाढ़ आना शुरू हो गई और सिर्फ 5 घंटे के अंदर अंदर पूरी धरती धूल से घिर चुकी थी। इस समय धरती का टेम्परेचर कई 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका था। पूरी दुनिया के जंगलों में आग लग रही थी और धरती पर आए भूकंप ने मरे हुए ज्वालामुखियों को भी दोबारा उजागर कर दिया था। धरती का तापमान हर सेकंड बढ़ रहा था, ऑक्सीजन लेवल कम होता जा रहा था, धरती पर मौजूद बर्फ पिघलने लगी थी और समुद्रों में बाढ़ आना शुरू हो गई थी। इस विनाश के बाद ज्यादातर जमीन में रहने वाले कीड़े मकोड़े और स्तनधारी जीव ही जिंदा बचे थे। धरती की 70% आबादी विलुप्त हो चुकी थी। अभी भी कुछ डायनासोर जिंदा थे जो या तो छोटे थे या फिर उन्हें किसी गुफा ने बचा लिया था और गहरे पानी में रहने वाले जीव भी बिल्कुल सुरक्षित थे, लेकिन ये सिलसिला ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला था। कुछ ही दिनों में उन जहरीले बादलों ने पूरी धरती पर बरसना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से धीरे धीरे कर समुद्र का पानी भी जहरीला होता जा रहा था और समुद्र में मौजूद जीव भी मरते जा रहे थे। अब ये धूल से ढकी पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी और कुछ ही दिनों में ये पूरी धरती बर्फ से घिर चुकी थी। लेकिन हमारे पूर्वजों को डायनासोर से डरकर जमीन के अंदर रहकर कम ऑक्सीजन और कम खाने के साथ जीने की आदत थी और इस जमीन के नीचे छोटे जीवों का पूरा साम्राज्य था, जिन्होंने यहीं पर रहकर खुद को मरने से बचाया। और इस घटना के कई सालों बाद भी डायनासोर धरती पर जीवित थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि धरती के नीचे डर कर रहने वाले जीव आराम से धरती के ऊपर रहने लगे? इंसानों का एवोल्यूशन कैसे हुआ और वो बचे डायनासोर्स कहाँ गए? इनके बारे में हम पार्ट 2 में जानेंगे। पार्ट 2 भी जल्द ही आने वाला है। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारी धरती नर्क से हमारा घर कैसे बनी तो हमारा ये वीडियो देख सकते हैं। तो बस फिर आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। क्या एलियंस सच में एग्जिस्ट करते हैं? इसी चीज का आंसर जानने के लिए आज की इस वीडियो में हम बहुत सारी थ्योरीज के बारे में जानेंगे और एंड में कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में एलियंस हैं या फिर नहीं। चलिए तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, अगर आपको मेरी बनाई वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं आपके लिए आगे भी ऐसी वीडियोस बनाता रहूं। पिछले कुछ दिनों में दुनिया में बहुत सारी इंटरेस्टिंग घटनाएं हुई, स्पेशली मेक्सिको में। पेरू में 1000 साल पुरानी मम्मी मिली जिसकी 5 उंगलियां नहीं बल्कि 3 उंगलियां थी और लोगों का मानना है कि ये जो मम्मी है वो किसी इंसान की नहीं बल्कि एक एलियन की है। दरअसल ये इंसान और एनिमल्स के बोन को चिपका कर बनाई गई एक मूर्ति है, बट अगर इसके अंदर एक वर्ड एलियन पर फोकस करें तो यही एक वर्ड इस मम्मी को बहुत ज्यादा मिस्टीरियस बना देता है। आइए आज इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और वीडियो के एंड में मैं आपको नासा की कुछ ऐसे मिशंस के बारे में भी बताऊंगा जो कि एलियंस को सच में ढूंढ सकते हैं और जेम्स वेब टेलीस्कोप ने हाल ही में कौन से प्लेनेट पर माइक्रोबियल लाइफ की ट्रेसेस को खोजा है। ये सब आज की इस वीडियो में जानेंगे। ये है हमारा यूनिवर्स। एक्चुअली ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है जिसका डायमीटर लगभग 93 बिलियन लाइट ईयर्स है, यानी लाइट को एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने में 93 बिलियन ईयर्स लग जाएंगे। अगर धरती को इसके सेंटर में माने तो करीब 46.5 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी तक हम हर दिशा में देख सकते हैं। लेकिन यही स्पेस की बाउंड्री नहीं है। हम जब भी स्पेस को इमेजिन करते हैं तो एक बबल के रूप में इमेजिन करते हैं और सोचते हैं जरूर स्पेस की एक बाउंड्री होगी, लेकिन हमारा स्पेस रियलिटी में एक महासागर की तरह है और हम जितना जानते हैं स्पेस के बारे में वो एक ड्रीम से भी छोटी चीज है।
हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर जो भी चीजें हैं उसकी लाइट हम तक पहुंच ही नहीं सकती। यानी हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर क्या है वो हम कभी जान ही नहीं सकते। लेकिन हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स ही एलियंस को एग्जिस्ट करने के लिए काफी है, क्योंकि इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के अंदर 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी के अंदर 100 से 1000 बिलियन स्टार्स। अगर इनमें से 0.01% के पास भी प्लैनेट हुए और उनमें से भी 0.01% के पास हैबिटेबल प्लैनेट हुए और अगर उनमें से भी 0.01% पर इंटेलिजेंट लाइफ एग्जिस्ट करती है तो ये पूरा ब्रह्मांड इंटेलिजेंट एलियन से भरा होना चाहिए था। लेकिन आखिर ऐसा क्यों नहीं होता? ड्रेक इक्वेशन की वजह से। ड्रेक इक्वेशन एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जो कि इन चीजों पर फोकस करता है, जैसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सीज हैं, उनके पास कितने स्टार्स हैं, कितने स्टार्स के पास प्लेनेट है और कितने प्लेनेट हैबिटेबल है, क्या उन पर एलियन लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है या फिर नहीं। इन सारे फैक्टर्स को कंक्लूड कर ये रिजल्ट सामने आता है कि हमारी खुद की गैलेक्सी में 10,000 सिविलाइजेशन होनी चाहिए थी। देखिए हमारी मिल्की वे यानी कि हमारी खुद की गैलेक्सी का जो एज है वो है 13 बिलियन ईयर्स। हमारी धरती करीब 4 बिलियन ईयर्स पुरानी है, यानी कि एलियंस के पास इनफ टाइम था अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए और पूरी गैलेक्सी को कॉलोनाइज करने के लिए और हम तक पहुंचने के लिए। लेकिन फिर भी एक भी एविडेंस हमारे पास क्यों नहीं आया आज तक? इसको कहते हैं फर्मी पैराडॉक्स। नोबेल प्राइज विनिंग फिजिसिस्ट एनरिको फर्मी ने एक बार उन्होंने एक सवाल पूछ लिया, वेयर आर एलियंस। अब आप खुद ही सोचिए कि इतने सालों तक स्पेस के फील्ड में रिसर्च करने के बाद, कितने सारे मिशंस को स्पेस में भेजने के बाद भी हमें एक भी एविडेंस नहीं मिला एलियंस का। तो फर्मी का यही मानना था कि इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन यही बनता है कि देयर आर नो एलियंस, जो कि हमारी पूरी स्पेस जर्नी पर एक अल्टीमेट क्वेश्चन मार्क हो सकता है। लेकिन फिर भी साइंटिस्ट की अभी भी खोज जारी है और बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इस चीज को प्रूव करते हैं कि नहीं एलियंस हैं और फर्मी पैराडॉक्स की सारे क्वेश्चंस को आंसर भी करते हैं। देखिए गाइस, लाइफ एक ब्रॉड टर्म है। एक छोटा सा कीड़ा, हमारे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सब कुछ जीवन है और हम भी एक जीवन है। लेकिन हम इन सब से ज्यादा एडवांस हैं। जितने भी जीव जंतु हैं वो अपनी फिजिकल एनर्जी को यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने अपने लेवल्स को एक्सपेंड किया है। भले ही हम चीते जितने फास्ट नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमने सुपर कार्स का इन्वेंशन किया। भले ही हम मछली नहीं है, फिर भी हमने सबमरीन्स को इन्वेंट किया। हो सकता है कि आपको प्लेन उड़ाना ना आता हो, लेकिन फिर भी आप प्लेन में बैठकर यात्रा कर सकते हो। ये सब हमारी इंटेलिजेंस को बताता है। ये चीजें ये बताती है कि किस तरह से हमने अपने जीवन में तरक्की की है और इस चीज को समझना एलियंस को समझने के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें ये समझना होगा कि एलियंस कितना ज्यादा विकसित हुए होंगे। क्या वो इतने ज्यादा विकसित है कि वो भी कॉलोनाइजेशन कर सकते हैं पूरी गैलेक्सी में, या फिर वो अभी कीड़े की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं? इस चीज को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट निकाला गया जिसका नाम है कार्डिसेप स्केल, जिसकी मदद से हम किसी भी सिविलाइजेशन की एडवांसमेंट को समझते हैं। जैसे कि टाइप 1 सिविलाइजेशन अपने प्लेनेट की सारी एनर्जी को कंज्यूम कर सकता है। टाइप 2 सिविलाइजेशन अपनी पूरी सोलर सिस्टम की एनर्जी को कंज्यूम कर सकता है, यहाँ तक कि उसके बड़े से स्टार की भी। और टाइप 3 तो अपनी पूरी गैलेक्सी की ही एनर्जी को यूज कर सकता है। और अगर ये सब सुनकर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि हम इस पर कौन से लेवल पर हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अभी इंसान 0.7 टाइप सिविलाइजेशन है, यानी कि अभी हम टाइप 1 भी नहीं बने, क्योंकि अभी हम अपने प्लेनेट की सारी एनर्जी को कंज्यूम नहीं कर सकते। जितनी सोलर एनर्जी हमारी धरती पर रोज आती है, उसमें से अगर हम 1% भी कैप्चर करने लग जाए तो हम अपनी पूरी दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी की खपत को आसानी से डील कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते, यानी कि इंसान डेवलप तो है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। और अगर मैं बात करूं कि फर्मी पैराडॉक्स की सॉल्यूशन की, तो इसके लिए भी बहुत सारी एक्सप्लेनेशन है जो कि इस क्वेश्चन का भी आंसर करती हैं। देखिए, दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन के बिना पैदा ही नहीं होती। जब फर्मी ने ये क्वेश्चन किया तो बहुत से इंटेलिजेंट दिमाग इस चीज का आंसर ढूंढने के लिए निकल पड़े।
जिसमें से 3-4 एक्सप्लेनेशन को आइए जानते हैं। सबसे पहला रीजन कि हम एलियंस को नहीं देख पाते वो ये है कि लाइफ रेयर है। यूसी हमारी धरती 4 बिलियन साल पुरानी है, इस पर लाइफ करीब 3 बिलियन सालों से है और हम इंसान करीब 3 लाख साल पहले आए हैं और हमने इन्हीं सारी चीजों जैसे कि रॉकेट, फोन और भी कई सारे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन केवल 100 साल पहले किए हैं। अब देखिए इससे मुद्दा ये उठता है कि केवल हम अकेले नहीं है इस धरती पर, डॉल्फिन्स भी हैं जो कि 50 मिलियन ईयर से धरती पर एग्जिस्ट करती हैं। वो भी कोऑपरेट कर हंट करती है, एक दूसरे से बात करती है, लेकिन कभी भी किसी डॉल्फिन ने कंप्यूटर का इन्वेंशन नहीं किया। यानी कि लाइफ तो रेयर है ही, लेकिन एक इंटेलिजेंट लाइफ यानी कि टेक्नोलॉजी से भरी लाइफ और भी ज्यादा रेयर है। यानी कि एलियंस हो सकते हैं, लेकिन जैसे मूवीज में दिखाए जाते हैं इंटेलिजेंट, वैसे नहीं हो सकते। और हो सकता है कि अगर हमें कहीं पर लाइफ मिले तो वहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स ही हो केवल। दूसरा कि एलियंस बहुत ज्यादा एडवांस है। हो सकता है जैसे हमारा गोल एलियंस को ढूंढना है, एलियंस का गोल हमें ढूंढना हो ही नहीं। वो एडवांस होने के बावजूद भी अपने प्लेनेट की सारी जो भी दिक्कतें हैं उन्हें सुलझाने में लगे हुए हो, उनकी सोच हमसे बिल्कुल अलग हो तो दूसरा रीजन हो सकता है। जैसे अपनी सभ्यता को एडवांस बनाने के लिए फॉरेस्ट को काट रहे हैं और वहाँ पर कॉलोनाइजेशन कर रहे हैं। हमारे लिए जंगल एक एसेट है, लेकिन जानवरों की मेंटेलिटी से तो हर दम उन्हें यही लगेगा जो इंसान है वो हमारे घर छीन रहे हैं। यानी इंसान चाहे जितना भी अच्छा कर दे, लेकिन जानवरों का माइंडसेट हरदम डिफरेंट ही होगा। वैसे ही हो सकता है कि एलियंस को स्पेस में इंटरेस्ट हो ही नहीं, वो केवल अपने प्लेनेट को बेहतर बनाने के लिए सभी इन्वेंशंस करते हो। और इन्हीं में से एक एक्सप्लेनेशन ग्रेट फिल्टर थ्योरी का भी है, जिसको आप मेरी दूसरी वीडियो में अलग से जान सकते हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इस वीडियो में अगर हम उसे भी बताएंगे तो वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। लेकिन हाँ, अगर आप इसके आगे की इंफॉर्मेशन को जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए पार्ट 2। आशा करता हूँ कि आपको कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा इस वीडियो से, तो इसीलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस फिर आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।